दोस्तों, मुकदमेबाजी में एक पक्ष की हार और एक पक्ष की जीत निश्चित होती है, लेकिन इस हार जीत के बीच दोनों पक्षों के माइंड पर एक प्रेशर हावी रहता है और दोनों के मन में तरह तरह के सवाल जन्म लेते हैं। और खासकर जो अक्यूज्ड होता है, जिस पर चेक बाउंस का केस किया गया होता है, उस आरोपी के मन में तो दिन रात बस यही सोच विचार चलता रहता है कि कैसे इस झंझट से छुटकारा पाया जाए। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, अपनी लास्ट स्टेज तक पहुंचता है, आरोपी को यह सवाल बार बार परेशान करते हैं कि अगर मैं इस केस में हार जाता हूं तो कोर्ट कितने समय की जेल करेगी, कितना जुर्माना लगाएगी। अगर मुझे सजा हो जाती है और जुर्माना लगा दिया जाता है तो क्या अदालत मुझे जुर्माने में लगाई गई राशि को अरेंज करने का समय देगी या नहीं। जिस दिन कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगा, क्या उसी दिन मुझे जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर उसी दिन कोर्ट मुझे जेल भेज देगी या फिर नहीं। क्या मुझे अपील करने का समय दिया जाएगा, और अगर समय दिया जाएगा तो अपील करने का अधिकतम समय कितना होगा। कौन सी अदालत में अपील की जाएगी। अपीलेंट कोर्ट में जाने पर क्या मुझे वहां फिर से अपनी जमानत करवानी होगी, या फिर ट्रायल कोर्ट मुझे कब तक अरेस्ट नहीं करेगी। और अब तो आरोपी को कन्विक्शन से पहले और कन्विक्शन के बाद एक विषय पर और सोच विचार करने की जरूरत पड़ेगी कि अपीलेंट कोर्ट अपील करने पर जुर्माना की गई राशि का कितने प्रतिशत आरोपी को कोर्ट में डिपॉजिट करने का आदेश देगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाली है और कोशिश रहेगी कि आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन इस वीडियो में दिया जा सके। नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल बोल में। सबसे पहले बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में। चेक बाउंस केस में आरोपी के कन्विक्शन पर, या फिर कह सकते हैं कि आरोपी के दोषी सिद्ध हो जाने पर कोर्ट द्वारा उसे क्या और कितनी सजा दी जाएगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में बताया गया है कि आरोपी के गिल्टी प्रूव हो जाने पर उसे जेल हो सकती है, जिसकी अधिकतम समय अवधि 2 साल रहेगी। कहने का अभिप्राय यह है कि आरोपी को 2 महीने की या 6 महीने की या 1 साल की या कितने भी महीने की जेल हो सकती है, लेकिन उसे 2 साल से ज्यादा के कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। या फिर आरोपी पर जुर्माना भी किया जा सकता है, जो चेक में दी गई राशि का 2 गुना भी हो सकता है या 2 गुना से कम भी हो सकता है। या फिर अदालत चाहे तो आरोपी को जेल और जुर्माना दोनों की सजा कर सकती है। अब आगे सवाल बनता है कि क्या जिस दिन कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाएगी, क्या उसी दिन आरोपी को जेल भेज दिया जाएगा। इसका जवाब है, जिस दिन कोर्ट आरोपी को दोषी करार देती है उसी दिन आरोपी को जेल नहीं भेजा जाता। पहले कोर्ट आरोपी को गिल्टी होल्ड करती है। ऑफिशियली डिसाइडेड दैट अक्यूज्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कमिटिंग ए क्राइम। उसे इस अपराध का जिम्मेदार मानते हुए दोषी मान लिया जाता है। अब बात आती है क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस की। आरोपी को क्या सजा दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, इस फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है। क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस का ऑर्डर सुनाए जाने के बाद कोर्ट आरोपी को इस जजमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करती है और आरोपी को अपील करने का 30 दिन का समय दिया जाता है। साथ ही कोर्ट आरोपी से सीआरपीसी अंडर सेक्शन 437A, जो कि अब 1 जुलाई 2024 के बाद से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 481 के तहत पर्सनल बॉन्ड की मांग भी कर सकती है, या फिर प्रीवियस बेल बॉन्ड को ही एज ए श्योरिटी बॉन्ड ट्रीट कर सकती है, लेकिन तभी तक जब तक आरोपी अपीलेंट कोर्ट में अपील फाइल नहीं कर देता।
अपील फाइल किए जाने के बाद अपीलेंट कोर्ट में भी आरोपी को अपनी बेल करवानी होगी और उसे उस बेल ऑर्डर की एक कॉपी उस ट्रायल कोर्ट में देनी होगी जहां उसे सजा सुनाई गई थी। और अगर आरोपी 30 दिन के अंदर अंदर अपील दाखिल नहीं करता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। अपील करने का समय 30 दिन का रहेगा और अगर किसी कारण से अपील करने में देरी की जाती है तो उसका वैलिड और स्ट्रॉन्ग रीजन आरोपी के पास होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के डिसीजन से एग्रीड पर्सन अपील सेशन कोर्ट में करेगा और सेशन कोर्ट के डिसीजन की अपील हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में। अपीलेंट कोर्ट ट्रायल कोर्ट में दिए गए सभी एविडेंसेस को कंसीडर करता है और डिसीजन देता है। अगर आप ट्रायल कोर्ट से सीधे हाई कोर्ट में अपील फाइल करते हैं या आपको कोई ऐसा करने की एडवाइस देता है तो आप ऐसे व्यक्ति के झांसे में आकर अपना कीमती समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। ऐसा करना लॉफुल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख तभी किया जा सकता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया गया हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, 20% इंटरिम कंपनसेशन के बारे में। ट्रायल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो जाने के बाद कोर्ट आरोपी को सम्मन करती है। आरोपी कोर्ट में आकर अपनी बेल करवाता है और ट्रायल फेस करता है। ट्रायल के दौरान शिकायतकर्ता आरोपी से चेक अमाउंट का 20% इंटरिम कंपनसेशन लेने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 143A की एप्लीकेशन लगा सकता है या फिर शिकायतकर्ता अपीलेंट कोर्ट में भी सेक्शन 148 के तहत ट्रायल कोर्ट में अवॉर्ड की गई कंपनसेशन का 20% अमाउंट लेने के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। यह कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वह कितनी प्रतिशत राशि देने के लिए ऑर्डर करते हैं। यह 20% भी हो सकती है, 10% भी हो सकती है और 15% भी हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपीलेंट कोर्ट में इंटरिम कंपनसेशन की 20% राशि लेने के लिए एप्लीकेशन नहीं भी देता है, तब भी अपीलेंट कोर्ट आरोपी को 20% देने का आदेश दे सकती है और इसी शर्त पर आरोपी की गिरफ्तारी का सस्पेंशन किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता को कंपनसेशन का 20% देगा। यदि आरोपी यह राशि नहीं देता तो ऐसी स्थिति में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपीलेंट कोर्ट के इस ऑर्डर की रिवीजन हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। अपीलेंट कोर्ट को यह पावर होती है कि वह ट्रायल कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को सस्पेंड कर सकती है, विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन। अपीलेंट कोर्ट के ऐसे ही एक ऑर्डर की 4 लाइनें आपको मैं पढ़कर सुना देता हूं, जहां अक्यूज्ड को कंपनसेशन का 20% अमाउंट डिपॉजिट करने की डायरेक्शन दी गई थी। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस ऑर्डर टू सब्जेक्टेड टू द कंडीशन that the accused is directed to pay 20% of the amount of compensation awarded by learned trial court. This amount will be deposited on the first date from now onwards when the respondent will appear in the court or within 60 days then after. The condition is imposed of deposit of the compensation is mentioned above and on non-deposition of the same. The suspension of sentence above recorded would either automatically be vacated or on non-execution of the said amount mentioned above. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके काफी डाउट क्लियर भी हुए होंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, फिजिकली फिट रहने के लिए आपको योग, कोई एक्सरसाइज या फिर कोई भी आउटडोर गेम अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, जो आपके स्ट्रेस को कम करने में और आपको दिन भर एक्टिव रहने में काफी हेल्प करता है। थैंक यू।